हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग को पढ़ने वाले हैं। पूरी पूरी स्टोरी को हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे और ध्यान से समझना है, पूरी स्टोरी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dump of my neighborhood. मैंने साहिब से पूछा, तुम ये क्यों करते हो? साहिब रोज़ाना मुझे अचानक मिल जाता था। वो मेरे पड़ोस में कचरे के ढेर में सोना खोज रहा होता था। सोने का मतलब यहाँ से गोल्ड का नहीं है, यहाँ पर किसी प्रेशियस चीज़ या फिर जैसे कोई काम की चीज़, उससे इसको रिलेट किया गया है। आगे देखते हैं। Sahib left his home long ago, said amidst the green field of Dhaka. His home is not even a distinct memory. साहिब ने अपना घर बहुत दिन पहले ही छोड़ दिया था। ढाका के हरे भरे खेतों के बीच बसे अपने घर की याद उसे बिल्कुल नहीं आती थी या फिर उसे याद ही नहीं था। There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him. उसकी माँ उसको बताती है कि बार बार आने वाले तूफान ने उनके खेत और उनके घर तबाह कर दिए थे, बर्बाद कर दिए थे। That's why they left looking for gold in the big city where he lives now. यही कारण है, यही रीज़न है कि वो लोग वहाँ छोड़कर सोने की खोज में बड़े शहर में आ गए थे जहाँ वो अब रहते थे। यहाँ पे सोना मतलब जैसे वही कोई प्रीशियस चीज़ या फिर कोई काम की चीज़। आगे देखते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही म्यूटस लुकिंग अवे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था ना साहिब से कि वाई डू यू डू दिस। अब उसका वो यहाँ पे बता रहा है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही म्यूटस लुकिंग अवे। दूसरी ओर देखते हुए वो धीरे से बोलता है, मेरे पास और कोई काम नहीं है। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। स्कूल जाओ, मैंने सहज भाव से कहा, पर मैंने तुरंत महसूस किया, तुरंत रियलाइज़ हुआ मुझे कि मैंने ये कैसी सलाह दे दी है, इसमें कोई दम नहीं और मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। फिर साहिब बोलता है, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब वहाँ बन जाएगा मैं जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। येस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। मैंने ऐसे ही मजाक करते हुए उससे पूछा कि अगर मैं स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे? फिर वो पूरी मुस्कुराहट के साथ वो कहता है हाँ। अ फ्यू डे लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी? कुछ दिन बाद मैंने क्या देखा कि वो दौड़ते हुए मेरे पास आया और बोलता है कि आपका स्कूल तैयार हो गया? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से एम्बेरस्ड एंड हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मेंट, but promises like mine around in every corner of his bleak world. मैंने मैं एम्बेरस्ड हो गई, मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई, मुझे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। फिर मैंने उससे बोला कि स्कूल तैयार होने में समय लगता है, लेकिन मेरे जैसे और कई इस तरह के कई वादे उसके जीवन में भरे पड़े थे, झूठे वादे या फिर जिनका कोई मतलब नहीं था। After months of knowing him, I asked him his name. उसे जानने के कई महीने बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम, he announces. साहिब आलम उसका नाम था, उसने बताया। He does not know what it means. उसे उसका अर्थ नहीं पता था, उसे उस नाम का मतलब नहीं पता था। If he knew its meaning, Lord of the universe, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। अगर उसे उसका मतलब पता होता, उसके नाम का मतलब लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, दुनिया का मालिक, जिस पर उसे विश्वास करना मुश्किल होता। Unaware of what his name represent, he roams the street with his friends, an army of barefoot boys who appear like morning birds and disappear at noon. अपने नाम के अर्थ से अनजान वो अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता है, जो नंगे पैर फिरने वाले लड़कों की एक सेना है, जो सुबह चिड़ियों की तरह प्रकट होते हैं और दोपहर को गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम। महीनों बाद मैं उन सबको पहचानने लगी थी। वाई आरन यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। मैंने उनमें से एक से पूछा, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो?
माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। ही आंसर सिंपली। उसने मतलब सादा सा उत्तर दिया, मेरी माँ उनको टाट के नीचे नहीं उतारती। वेट, इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ। अगर इसकी माँ जूते नीचे उतार भी देंगी तो ये उनको फेंक देगा। एट अनदर हु इज़ वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। वेन आई कमेंटेड ऑन इट ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। दूसरे लड़के ने बोला, जो कि बेमेल जूते पहने हुए था, मतलब एक पैर में दूसरा और दूसरे पैर में दूसरा जूते पहने हुए था। जब मैंने उसको इस बारे में कमेंट किया तो उसने कुछ नहीं किया, बस ज़मीन पर अपने पैर घसीटे और मतलब कुछ भी नहीं कहा। आई वॉन्ट शूज़ से अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन अ पेयर ऑल हिज लाइफ। तीसरा लड़का जिसने ज़िंदगी में कभी जूते नहीं पहने थे, वो बोला, मुझे जूते चाहिए। Traveling across this country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. देश की यात्रा करते समय, ट्रैवल करते समय मैंने बच्चों को शहरों में और गांव की सड़कों पर नंगे पैर चलते देखा है। It is not lack of money but a tradition to stay barefoot is one explanation. ये देश मतलब ये कहते हैं कि ये पैसों की कमी के कारण नहीं है, ये रीज़न देते हैं कि ये पैसों की कमी के कारण नहीं है, ये नंगे पैर चलना एक परंपरा है। आई वंडर इफ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ perpetual स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मुझे आश्चर्य है कि ये मतलब ऐसा एक्सप्लेनेशन देते हैं, ऐसा स्पष्टीकरण देते हैं, ये गरीब बने रहने का एकमात्र बहाना है, मतलब ये इसलिए ये एक्सक्यूज़ देते हैं। I remember a story a man from Udupi once told me. उदुपी में रहने वाले एक व्यक्ति ने एक बार मुझे एक कहानी सुनाई थी जो मुझे याद आती है। As a young boy, he would go to school past an old temple. जब वो एक छोटा लड़का था तो वो एक मंदिर के पास से होकर स्कूल जाया करता था। Where his father was a priest. जहाँ उस मंदिर में उसके पिता पुजारी थे, प्रीस्ट थे। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. वो मंदिर में थोड़ी देर रुकता था और जूतों के लिए प्रार्थना किया करता था कि मतलब उसको पेयर ऑफ शूज़ मतलब जूते की जोड़ी चाहिए थी। 30 years later, I visited his town and temple, which was now drowned in the air of desolation. 30 साल बाद मैंने उसका कस्बा और वो मंदिर देखा जो अब बिल्कुल उजाड़ पड़ा था। उजाड़ मतलब होता है वेस्टलैंड, बिल्कुल ही वेस्टलैंड के जैसे पड़ा हुआ था। एक सेकेंड। 30 साल बाद मैंने उसका कस्बा और मंदिर देखा जो कि अब बिल्कुल उजाड़ पड़ा हुआ था, बिल्कुल वेस्टलैंड था। इन द बैक यार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। उस मंदिर के पीछे अब एक नया पुजारी रहता था, जहाँ एक नया पुजारी रहता था वहाँ लाल और सफ़ेद कलर की प्लास्टिक की कुर्सियाँ थीं। A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived painting and threw his school bag on the folding bed. एक छोटा लड़का जो स्लेटी कलर मतलब ग्रे कलर की ड्रेस पहने हुए था, जूते और मोजे पहने हुए था, हाँफता हुआ आया और अपने बैग को, अपने बस्ते को एक फोल्डिंग बेड पर फेंक दिया। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. लड़के की ओर देखते हुए मुझे उस दूसरे लड़के की याद आ गई थी जो देवी से, गॉडेस से प्रार्थना किया करता था। जब अंत में उसे जूतों की जोड़ी प्राप्त हो गई तो उसने कहा, मेरे ये जूते कभी न खोएं। द गॉडेस हैज़ ग्रांटेड हिज प्रेयर। तो देवी ने उसकी प्रार्थना मतलब स्वीकार कर ली थी। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट नाउ वोर शूज़। पुजारी के लड़के की तरह छोटे लड़के जूते पहनते थे। बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे थे, लड़के थे जो मेरे पड़ोस में कबाड़ियों के लड़के थे, बिना जूते के ही रहते थे।
My acquaintance with the barefoot rag pickers lead me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it. एक्विटेंस मतलब होता है स्लाइड नॉलेज, जान पहचान। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे कि नंगे पैर कबाड़ियों से मेरी जान पहचान मुझे सीमापुरी ले जाती है। वो स्थान दिल्ली के बाहरी इलाके में है, फिर भी मतलब जैसे तुलना में वो दिल्ली से बहुत दूर है, मीलों दूर है। आगे देखते हैं। Those who lived here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. जो लोग यहाँ रहते हैं वो अवैध रूप से बसने वाले हैं, मतलब इलीगल तरीके से यहाँ पे रहते हैं, जो कि 1971 में बांग्लादेश से आए थे। आगे देखते हैं। साहिब्स फैमिली इज़ अमंग देम। साहिब का परिवार भी उनमें से एक है। हाँ, सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस। उस समय सीमापुरी एक वेस्टलैंड जैसा, इट इज स्टिल इज बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। वो अभी भी ऐसा ही है, पर वो अब खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टैपोलिन डिवॉइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव 10,000 रैग पिकर्स। मतलब वो अब भी वैसा ही है, पर अभी वो खाली नहीं है। वहाँ पे कच्चे मकान बन गए हैं, उन पर टिन या तारपीन की छत है। जो सीवर लाइन, मतलब जैसे जो सीवर लाइन है और जो पानी निकलने का निकास होता है, वो सब वहाँ पर अभी भी नहीं है। वहाँ 10,000 कबाड़ी रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन identity without permits but with ration cards that get their names on voter list and enable them to buy grains. वो लोग, मतलब वो सारे लोग यहाँ 30 साल से भी ज़्यादा समय से रह रहे हैं। उनके पास कोई भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, कोई पहचान पत्र नहीं है और उनके पास कोई परमिशन भी नहीं है, लेकिन राशन कार्ड उन लोगों को मिल चुके हैं। उन लोगों के पास राशन कार्ड है और जिसकी वजह से उनका नाम मतदाता सूची, मतलब वोटर लिस्ट में भी आ गए हैं। और इन सब की मतलब सहायता की वजह से वो अनाज खरीद सकते हैं, मतलब ग्रेन्स खरीद सकते हैं। फूड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। Food is important for survival than an identity. फूड है वो आइडेंटिटी से कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जीने के लिए। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the field that give us no grain, say a group of women in tattered saris when I ask them why they left their beautiful land of green field and rivers. जब मैंने पुरानी फटी साड़ियाँ पहनने वाली स्त्रियों के एक ग्रुप से, एक समूह से पूछा कि तुम लोग अपने हरे भरे खेतों और नदियों के सुंदर देश को क्यों छोड़कर यहाँ आई हो, तो उन्होंने उत्तर दिया, यदि मतलब अगर दिन ख़त्म होने के बाद हम अपने फैमिली को, अपने परिवार को खाना खिला सकें, भोजन करा सकें और हमारे पेट में दर्द ना हो और हम सो सकें, तो हम यहाँ रहना बेहतर समझते हैं। मतलब यहाँ रहना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है वहाँ के कंपैरिजन में, और जैसे उन खेतों की अपेक्षा जो हमें अन्न नहीं दे पाते, मतलब जहाँ पे हमें अन्न नहीं मिलता और यहाँ हमें अन्न मिलता है, तो हमें यहाँ रहना ज़्यादा ठीक लगता है वहाँ के कंपैरिजन में, ये बता रहे। आगे देखते हैं। Whenever they find food, they pitch their tents that become transit home. जहाँ कहीं भी उन्हें खाना मिलता, जहाँ कहीं भी उन लोगों को भोजन मिलता, वो अपने तंबू वहीं लगा लेते, जो कि चलते फिरते घर होते। Children grow up in them. बच्चे वहीं, मतलब उन्हीं में बच्चे बड़े हो जाते थे। And becoming partners in survival. Children grew up in them and becoming partner in survival. मतलब जहाँ कहीं भी उन लोगों को इसमें बताया गया, जहाँ कहीं भी उन लोग को भोजन मिलता, खाना मिलता, वो वहीं पर अपने तंबू लगा लेते और वो चलते फिरते घर होते थे। बच्चे उन्हीं में बच्चे बड़े होते और वो भी हमारे जैसे रहना सीख जाते थे।
एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। सीमापुरी में मतलब रहने का मतलब था कबाड़ी का काम करना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, मतलब इतने सालों में तो जैसे एक्सपर्ट से हो गए थे काम करने में लोग। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, उनके लिए जो गार्बेज था वो गोल्ड था। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड इवन इफ इट इज़ लीकिंग रूफ, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। कचरा उनके लिए सोना है, उनके मतलब उनका रोज का खाना, उनके सर पर छत प्रदान करना, भले ही वह छत लीक होती हो, लेकिन बच्चों के लिए ये सब मतलब बच्चों के लिए इससे भी अधिक बहुत कुछ है। वेट, आई समटाइम फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट, मुझे कभी कभी 1 रुपये मिल जाता और कभी 10 रुपये का नोट भी। साहिब सेज, साहिब बोलता है, साहिब कहता है हिज आइज लाइटनिंग अप, उसकी आंखें चमकती हैं, मतलब चमक जाती हैं। वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग फॉर देयर इज होप ऑफ फाउंडिंग मोर, तुम्हें जब कचरे के ढेर से चांदी का सिक्का मिल जाता है तो तुम उसकी खोज करना क्यों बंद नहीं कर देते, क्योंकि वहाँ से और अधिक प्राप्त होने की आशा होती है। जैसे कचरे के इसमें बताया गया है, जैसे कूड़े के ढेर से अगर आपको चांदी का सिक्का मिलता है तो आप खोजना क्यों नहीं बंद कर देते, आपको ऐसा लगता है यहाँ पे और भी मिल सकता है। It seems that for children garbage has a meaning different from what it means to their parents. बच्चों के लिए ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कचरे का मतलब और उनके माता पिता के लिए कचरे का मतलब अलग अलग है। For children it is a wrapped in wonder, for elder it is means of survival. बच्चों के लिए जो कचरा है वो आश्चर्य में मतलब लिपटा हुआ है, मतलब एक सस्पेंस में है, और जो उनके पेरेंट्स के लिए, बड़ों के लिए वो जीने के लिए, जैसे सर्वाइवल के लिए है, उनके अस्तित्व के लिए है। One winter morning, I see Sahib standing by the fence gate of the neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis. I like the game. He hums, content to watch it standing behind the fence. तो जाड़े की एक सुबह मैंने साहिब को फेंस गेट के पास खड़े हुए देखा, जहाँ से वो सफ़ेद वाइट कलर की ड्रेस पहने हुए 2 लोगों को टेनिस खेलते हुए ध्यान से देख रहा था। मुझे खेलना पसंद है, मतलब वो बोलता है मुझे खेल पसंद है, वो हिचकिचाते हुए कहता है, और बड़े ही ध्यान से पीछे से खड़ा होकर देखा करता है, मतलब देखता रहता है। आगे देखते हैं। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, ही एडमिट्स। वो बोलता है कि जब यहाँ कोई नहीं होता है आसपास तो मैं अंदर चला जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, चौकीदार मुझे झूला झूलने देते हैं। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहिब ने भी टेनिस शूज़ पहने हुए थे जो कि बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे उसकी शर्ट और शॉर्ट्स से, मतलब बिल्कुल ही अलग लग रहे थे। उसके कपड़े थोड़े गंदे थे और मतलब डिस्कलर्ड थे। Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. वो एक्सप्लेन करते हुए बोलता है, मतलब स्पष्टीकरण देते हुए अपना बोलता है कि किसी ने मुझे ये दिया है। The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. लेकिन सच तो ये है कि किसी अमीर लड़के ने उनको बेकार समझ के फेंक दिया था। जिसको साहिब ने पहना हुआ था जो जूतों को, उसको किसी अमीर लड़के ने बेकार समझ के फेंक दिया था, मना कर दिया था उनको पहनने से, क्योंकि उनके उस एक जूते में, मतलब किसी एक जूते में होल था, इस वजह से वो उनको नहीं पहनता था, तो उसने फेंक दिया था। पर साहिब को इसकी कोई चिंता नहीं थी। फॉर वन हु हैज़ वॉक बेयरफुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। क्योंकि मतलब जो नंगे पैर चलता रहा हो उसको एक होल वाला जूता भी मिल जाए तो उसके लिए तो जैसे सपने का सच होना जैसी बात है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंशनली इट इज़ आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन जो वो गेम देख रहा था इतने अच्छे से, इतने ध्यान से,
वो उसकी मतलब वो उसके मतलब वो एकदम परे था वो खेल उससे। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। आज सुबह साहिब दूध के बूथ पर जा रहा था। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कनेस्टर। उसके हाथ में एक स्टील का कनेस्टर था। I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. उसने मतलब इशारा करते हुए वो बोलता है कि सड़क पर दूर अब मैं एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। He says, sorry, I am paid 800 rupees and all my meals. वो बोलता है कि मुझे पूरा खाना और 800 रुपये मिलते हैं। Does he like the job? I ask. His face, I see, has lost the carefree look. मैंने उससे पूछा क्या तुम इस काम को पसंद करते हो, मतलब मैंने पूछा कि क्या तुम इस काम को पसंद करते हो। मैंने देखा उसके चेहरे पर बेफिक्री गायब हो चुकी थी। केयरफ्री लुक मतलब केयरफ्री लुक गायब हो चुका था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। जो स्टील का कैनिस्टर मतलब बहुत भारी लग रहा था उस प्लास्टिक के, मतलब जैसे वो प्लास्टिक का थैला उठाया करता था ना, उसके कंपैरिजन में स्टील का कैनिस्टर बहुत भारी लग रहा था, जो उसके कंधे पर आसानी से रख कर ले जा रहा था। The canister belongs to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. वो कनिस्टर उस दुकानदार का था जिसका दूध का बूथ था। साहिब अब अपना मालिक नहीं रह गया था। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, मतलब साहिब अब अपना मालिक नहीं रह गया था। आगे देखते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। अब यहाँ से मुकेश की स्टोरी शुरू होती है। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑफ बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। जो मुकेश है वो मतलब खुद का मालिक बनना चाहता है। वो बोलता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। मैंने पूछा कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज़। उसने मतलब सीधा मेरी आंखों में देखते हुए बोला कि मैं कार चलाना सीखूंगा। His dream looms like a mirage amidst the dust of the street that fill his town फिरोज़ाबाद। और उसका ये सपना जो था वो किसी भ्रम के जैसा लग रहा था उन फिरोज़ाबाद, जैसे फिरोज़ाबाद की गलियाँ धूल से बनी थी, तो उन्हीं धूल से भरी हुई गलियों में एक भ्रम के जैसा लग रहा था। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, जो फिरोज़ाबाद है वो बैंगल्स के लिए फेमस है। और एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ इंगेज्ड इन मेकिंग ऑफ बैंगल्स। फिरोज़ाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने में लगा है, मतलब चूड़ियाँ ही बनाता है हर दूसरा परिवार। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. फिरोज़ाबाद मतलब इसमें पहले बताया गया था फिरोज़ाबाद का हर दूसरा परिवार बैंगल्स बनाने में लगा हुआ है, चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है। ये मतलब भारत का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का केंद्र है, जहाँ लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी, जो मतलब जनरेशन्स होती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी भट्टियों पर काम करते हुए कांच को वेल्ड करने में लगी रही हैं। और ऐसा लगता है कि वो पूरे जितने भी देश में, मतलब पूरे देश की औरतों के लिए चूड़ी बना रहे हैं। मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम। मुकेश की फैमिली भी उनमें से एक है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature, igniting cell without air, the light. The law
it enforces could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours. उनमें से ये कोई भी नहीं जानता है कि इतने हाई टेम्परेचर में कांच के भट्टियों में काम करना, वो भी बिना हवा के, बिना लाइट के, अंधेरे कमरे में काम करना इलीगल है। अगर कानून को लागू किया जाए तो मुकेश और 20,000 और बच्चे, जो मुकेश की तरह ही और बच्चे गर्म भट्टियों में काम कर रहे हैं, जहाँ से वो दिन के समय कठोर परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और अपनी आंखों की चमक खो देते हैं, बाहर ला दिया जाएगा। मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रिबिल्ड। मुकेश मुझे अपनी इच्छा से अपने घर ले गया और उसकी आंखें बहुत एकदम खुशी से चमकने लगी, प्रसन्नता से चमकने लगी। उसने बहुत ही गर्व के साथ, बहुत प्राउड के साथ कहा कि उसका घर रिबिल्ड, उसके घर फिर से बन रहा है, उसका क्या बोलते हैं वो, पुनर्निर्माण हो रहा है। कहाँ थे वो? बहुत प्राउड फील कर रहा था वो बताने में कि उसका घर रीबिल्ड हो रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, पास्ट होम दैट रिमेन hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of human and animal coexisting in a primal state. हम दुर्गंध देने वाली गलियों से, जहाँ कूड़ा करकट गार्बेज भी भरा हुआ था, वहाँ से होकर नीचे ऐसे मकानों के पास से जा रहे थे जिनकी जैसे दीवारें टूटी हुई थी और जहाँ पर आदमी और पशु जानवर सब एक साथ रह रहे थे। हम वहाँ से होकर गए। फिर आगे देखते हैं। He stops at the door of one such type house. मुकेश एक ऐसे ही दरवाजे के सामने रुका। Bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. और मुकेश एक ऐसे ही मकान के दरवाजे के सामने रुका और उसने अपने पैरों से आगे पीछे डगमगाने वाले लोहे के दरवाजे को जोर जोर से और शोर के साथ खोला। We entered a half-built shack. हम एक आधे बने हुए, क्या बोलेंगे जैसे इसको, घर में, आधे बने घर में हम आधे बने घर पे प्रवेश किया हमने। In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. उस घर में एक छप्पर था। उस घर पे एक छप्पर पड़ा हुआ था। उस छप्पर के नीचे एक चूल्हा था और जिसमें लकड़ियाँ जलाई जाती थीं। उस चूल्हे के ऊपर एक बड़े से बर्तन में पालक के पत्ते उबल रहे थे। आगे देखते हैं। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। और ज़मीन पर एल्युमिनियम की बड़ी बड़ी प्लेट्स में और कटी हुई सब्जियां रखी थी। अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। एक कमज़ोर पतली सी औरत पूरे परिवार के लिए शाम का खाना पका रही थी। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल्स। उसकी आंखों में धुआं भरा हुआ था क्योंकि वो चूल्हे में खाना बना रही थी। उसकी आंखों में धुआं भरा हुआ था और उस भरे हुए धुएं के साथ आंखों में वो मुस्कुराई, वो हंसी। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी, पत्नी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, the daughter-in-law in the house, already in charge of 3 men, her husband, Mukesh and their father.
वो घर की बहू के रूप में उसका आदर किया जाता था। उसको वो मतलब वो घर की बहू थी और वहाँ 3 आदमियों की देखभाल करने वाली थी, जैसे उसका हस्बैंड, उसका पति और मुकेश और उनके पिता। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and bring her veil close to her face. जब घर में मतलब बड़ा आदमी जैसे बुजुर्ग, हाँ, जब घर में बड़ा आदमी घर में प्रवेश करते हैं तो वो धीरे से दीवार के पीछे चली जाती है और अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेती हैं। As custom demands, daughter-in-law must veil their face before male elders. जैसे रिवाज चला आता है कि बहू अपने बड़े पुरुषों के सामने अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेती हैं। In the case the elder is an improvised bangle maker. और इस सिचुएशन में जो बड़ा पुरुष है वो एक गरीब चूड़ी बनाने वाला था, मतलब उनके पापा ही थे। एक सेकेंड। Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house. मतलब सालों काम करने के बाद भी पहले वो दर्जी थे, मतलब टेलर थे, फिर चूड़ियाँ बनाने लगे, वो अपने घर को रिबिल्ड नहीं करा पाए, मतलब वो अपने घर को फिर से बनाने में असफल रहे। Send his 2 sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of bangles. और अपने दोनों बेटों को भी वो स्कूल नहीं भेज सके। उन्होंने सिर्फ क्या किया, मतलब उन्होंने क्या किया कि जो उनको आता था चूड़ियाँ बनाना, उनको चूड़ियाँ बनाने की कला जो उनको आती थी वो अपने बच्चों को सिखाने में कामयाब हुए। It is his कर्म, his destiny, says मुकेश ग्रैंडमदर। मुकेश की दादी बोलती हैं कि ये अपना कर्म है, अपना भाग्य है। Mukesh grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. कांच की चूड़ियों पर पॉलिश करने से जो धूल उड़ती है उससे उनके पति अंधे हो गए थे। Can go a God given leaning ever be broken? She implies. वो इस बात को जानती हैं पर वो संकेत करती हैं कि क्या ईश्वर की इस परंपरा को कोई तोड़ सकता है। Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house. चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा होने पर वो चूड़ियों के सिवाय कुछ नहीं देख पाते घर में। In the yard, in every other house. घर पे और मतलब घर के दूसरे हिस्सों में भी वो सिर्फ चूड़ी बनाना ही देखते हैं। एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद, और फिरोज़ाबाद की गलियों में भी। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ 7 कलर ऑफ द रेनबो। चमकीली सुनहरी, धान के हरे रंग की और शाही नीली, रॉयल ब्लू, और गुलाबी, पर्पल, इंद्रधनुष के 7 रंगों से उत्पन्न सभी रंगों की लाई इन अनकेप्ट यार्ड आर piled on 4-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. ये सारी चूड़ियाँ गंदे टीलों पर पड़ी रहती थी और हाथ से चलाने वाली गाड़ी पर ढेर लगाकर, मतलब हाथ से चलाने वाली गाड़ियों पर ढेर लगी और उस छोटे से कस्बे की तंग गलियों में जो नौ युवक रहते थे वो ढकेल कर ले जा। And in dark hutments next to line of flames of flickering oil lamps,
Sit boys and girls with their fathers and mother welding pieces of colored glass into circle of bangles। और अंधेरे कमरे में घरों में तेल के दिए के सामने, जिनकी मतलब जो तेल का दिया था उनकी रोशनी टिमटिमाती रहती है, उसी के पास लड़के और लड़कियां अपने मम्मी पापा के साथ, माता पिता के साथ बैठते हैं और कलरफुल रंगीन कांच की चूड़ियों को गोले में जोड़ते हैं। Their eyes are more adjusted to the dark than the light outside। और जो उनकी आंखें होती हैं वो कमरे के अंधेरे में दिए की रोशनी के साथ ज़्यादा वो मतलब अच्छे से देख पाती हैं कंपैरिजन टू बाहर की, जैसे नॉर्मल लाइट होती है सनलाइट, उसमें वो इतना अच्छे से नहीं देख पाते जितना वो अंधेरे कमरे में देख पाते हैं। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults। और यही रीज़न है, यही कारण है कि वो बड़े होने से पहले ही देखने की शक्ति खो देते हैं। आगे देखते हैं। सविता, a young girl in a drab pink dress sits alongside an elderly woman shouldering pieces of glass। सविता एक यंग गर्ल है जिसने गुलाबी कलर की ड्रेस पहनी हुई है, पिंक कलर की ड्रेस, और मतलब वो फेड कलर हो गया उसका थोड़ा सा, और वो जो कि एक बूढ़ी औरत के पास बैठी हुई है जो कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। आगे देखते हैं। As her hands move mechanically like the tongues of a machine, I wonder if she knows the sensitivity of the bangles she helps to make। और वो मतलब वो उसके हाथ ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई मशीन हो, मतलब वो इतनी तेज़ी से काम कर रही है। और मैं ये सोचती हूँ कि क्या जो वो चूड़ी बना रही है, जो चूड़ी बनाने में हेल्प कर रही है, वो क्या वो उस चूड़ी की पवित्रता को जानती है। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग ऑस्पिशियस इन मैरिज। ये इंडियन वुमेन्स भारतीय स्त्री के सुहाग का प्रतीक है। आगे देखते हैं। It will dawn her suddenly one day when her head is draped with red veil, her hands dyed red henna, and red bangles rolled into her wrist। तो यहाँ पे वो बता रही हैं कि वो ये कहना चाह रही हैं कि वो एक दिन वो अचानक समझने लगेगी, वो छोटी बच्ची की बात हो रही है, एक दिन वो अचानक समझने लगेगी जब उसका सर लाल अबतर से सजाया जाएगा, उसके हाथों पर मेहंदी लगेगी और उसकी कलाइयों में लाल चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी। She will then become a bride। तब वह दुल्हन बन जाएगी। Like the old woman beside her who became one many years ago। जैसे कि जो बूढ़ी औरत उसके पास बैठी थी वो भी बहुत वर्ष पहले दुल्हन बनी थी। She still has bangles on her wrist but no light in her eyes। उनकी कलाइयों में अब भी चूड़ियाँ हैं पर उनकी आँखों में कोई भी मतलब चमक नहीं है, जैसे चमक नहीं है। हाँ, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। वो बोलती हैं, पूरा पढ़ लेते हैं थोड़ा सा तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। शी हैज़ नॉट इन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम, दैट्स वॉट शी हैज़ रिपीट। तो वो जो बूढ़ी औरत बैठी रहती हैं वो मतलब उनकी बोलने में बिल्कुल भी खुशी नहीं दिखती है, मतलब वो बिल्कुल उदास रहती हैं और वो बोलती हैं कि उन्होंने पूरे जीवन में एक बार भी पेट भरकर खाना नहीं खाया है और ये उनके कर्मों का फल है। I know nothing except bangles with a flowing beard says I know nothing sorry हाँ ये यहाँ से her husband an old man with a flowing beard says I know nothing except bangles। जो बूढ़ी औरत रहती हैं उनके पति जो उनकी बियर्ड जो उनकी दाढ़ी रहती है वो हवा में उड़ रही होती है और वो बोलते हैं कि मैं चूड़ियों के सिवाय कुछ नहीं जानता हूँ। All I have done is make a house for the family to live in। फिर वो बोलते हैं कि मैंने रहने के लिए मकान बना लिया है और मतलब वो अपनी अचीवमेंट बताते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में बस एक घर बनाया है, उसके अलावा कुछ नहीं बनाया है। Hearing him, one wonders if he has achieved that many have failed in their lifetime। He has a roof over his head। उसकी मतलब वो जो ओल्ड मैन है उनकी बात सुनकर ऐसा लगेगा कि उन्होंने वो उपलब्धि प्राप्त की है, मतलब उन्होंने ऐसा काम किया है जो बहुत से लोग अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं। उनके पास सर छुपाने के लिए मकान तो है।
The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. चूड़ियाँ बनाने के बिजनेस, उसके व्यापार चलाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाना, यहाँ तक कि ठीक से भोजन भी नहीं मिलना, खाना भी नहीं मिलना, और पैसे न होने की चीख तो हर घर में गूंजती है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, नौजवान अपने बड़ों के गम में डूब गए हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ईयर्स ऑफ माइंड नंबरिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम। सालों से दिमाग को सुन्न करने वाले कठोर परिश्रम ने पहल करने की और कल्पना करने की क्षमता को भी समाप्त कर दिया है। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. मैंने नौजवानों के समूह जो बिचौलिए यानी मिडिलमैन के चक्कर में फंसे हुए हैं, जो उनके बाप और दादाओं को जाल में फंसाते रहे हैं, उनसे मैंने कहा कि आप लोग सहसम्मति जैसे अपनी सहमति से समिति के रूप में अपने आपस में संगठन क्यों नहीं कर लेते हैं। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। दे से वो लोग कहते हैं कि अगर हम संगठित हो जाएंगे तो पुलिस हमारी खिंचाई करेगी, हमें पीटेगी और हमें इल्लीगल काम करने के रीज़न की वजह से हमें खींचकर जेल पे डाल देगी। आगे देखते हैं कहाँ क्या। देयर इज़ नो लीडर एमंग देम, उनमें से कोई नेता नहीं था। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, ऐसा कोई नहीं था जो अलग तरीके से सोचे, अलग तरीके से चीज़ों को देखने में सहायता करे, उनकी हेल्प करे। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी उतने ही थक चुके थे जितने वो। दे टॉक endlessly in spirals that move from poverty to apathy to greed and to injustice। वो बातें करते हैं जिनका कोई अंत नहीं है, और वो कुंडली गरीबी पावर्टी से रुचि, अभाव, लालच और अन्याय की आड़ लेती है। आगे देखते हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड, one of the family caught in the web of poverty burdened by the stigma of caste in which they are born, the other a vicious circle of sahukars and the middlemen, the policeman, the keeper of laws, the bureaucrats and the politicians। तो इसमें बोल रहे हैं कि उनकी बातें सुनकर दो अलग अलग दुनिया दिखाई देती है। वेट हाँ, उनकी बातें सुनकर मैं दो अलग अलग दुनिया देखती हूँ। एक दुनिया तो उनके परिवार के जो गरीबी के जाल में फंसे हैं, जो जाति जिसमें वो पैदा हुए हैं, और दूसरी दुनिया जैसे साहूकार, बिचौलिए और पुलिस जो कानून की रखवाली हैं, जिनके पास पावर्स है, और राजनीति के द्वारा उत्पन्न की गई स्थिति जिसमें एक समस्या दूसरी समस्या को जन्म देती है। आगे देखते हैं। Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down। उन दोनों दुनिया ने मिलकर बच्चों को विवश किया है, उन दोनों दुनिया ने मिलकर बच्चों को राय स्वीकार करने के लिए विवश किया है, जिस पर वो नियंत्रण नहीं रख सकते हैं। Before he is aware, he accepts it as naturally and his father। इससे पहले कि वो अवेयर हो सके, जागरूक हो सके, वो उसे स्वीकार कर लेते हैं जैसे उनके पिता ने किया था। To do anything else would mean to dare। और अगर कोई दूसरा काम या कोई अन्य काम करना, जैसे उसका था, जैसे अगर कोई अन्य काम करने का है जैसे किसी को चुनौती देना हो। And daring is not part of his growing up। और चुनौती देना उसके पालन पोषण का कोई भी अंग नहीं था।
When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. जब मैं मुकेश के इस मतलब क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को, इस तथ्य को देखते हैं तो मैं भापती हूँ, मुझे प्रसन्नता होती है. आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स. और वो बार बार बोलता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ. आई एम cheered. I want to be a motor mechanic. हाँ, he repeats. He will go to a garage and learn. वो गराज जाएगा और काम सीखेगा. But the garage is not long way from his home. लेकिन जो गराज था वो उसके घर से बहुत दूरी पे था. I will walk, he insists. मैं पैदल जाऊँगा, वो बोलता है. Do you also dream of flying a plane? क्या तुम्हें हवाई जहाज, प्लेन उड़ाने का सपना भी देखते हो तुम? He suddenly silent. No, he says, staring at the ground. फिर वो एकदम चुप हो जाता है और धरती की तरफ, ज़मीन की तरफ देखते हुए मतलब धीरे से बोलता है नहीं. और जैसे वो जिस तरीके से बोल रहा होता है एकदम शांत से, तो वो उसके अंदर एक शर्म की भावना होती है जो अब खेद में बदल जाती है. In his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret. वही है, जिस तरीके से वो बोल रहा होता है उसके अंदर जो शर्म की भावना होती है वो खेद में बदल जाती है. He is content to dream of cars that he sees hurtling down the street of his town. वो कार के सपने मतलब कारों के सपने से खुश है और वो अपने कस्बे में जहाँ पे वो रहता है, वो अपने कस्बे की गलियों में बहुत तेज़ गाड़ी दौड़ाता देखता है. और फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद. फिरोज़ाबाद के ऊपर बिल्कुल मतलब ना के बराबर हवाई जहाज़ उड़ते हैं. तो स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है. द लॉस्ट स्प्रिंग. वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू.